So once again, very good morning to all of you, and welcome to the physics live class. We were discussing the questions. Okay, so among that, the question was that so there was two billiards ball that have equal masses. Let's say this was the case. M1 is equal to M, and this was the another ball. This M2 is equal to M. This is this is known as your ball, and this was your target, and this target has to be this target has to be in the pocket. ये पॉकेट में रहना चाहिए बच्चे, पॉकेट में इसको जाना है। तो मतलब अगर कोलिजन होता है, इफ कोलिजन टेक प्लेस, तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये जो बताया हुआ था बच्चे क्वेश्चन में, इफ कोलिजन टेक प्लेस, तो इन्होंने बताया कि ये जो एंगल्स की अगर हम बात करें बच्चे, तो ऑप्टेन थीटा 1, ये M1 वाला जाता है, और दिस इज योर M21, and this one is your theta 1 angle, and this one is your theta 2 angle, and they are asking that you have to find out the theta 1, and if theta 2 is your 37 degree, they have given theta 2 is equal to 37 degree. अब यहाँ पे ये पॉकेट है, यहीं पे इस पॉकेट में ही इस बॉल को आना है, इस तरह से ये हिट करे, ये मैंने बताया हुआ था, दिस वाज द केस, और ये थीटा 1 आपको पता करना है। तो बच्चे व्हाट वी आर गोइंग टू से, लेट्स से दिस इज U1, और ये हमने कर दिया बच्चे V1 वेक्टर में बात कर रहा हूं, ये V1 वेक्टर, एंड लेट्स से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए V2 वेक्टर, और ये क्या हो गया बच्चे U1 वेक्टर, और दे आर सेइंग दैट द कोलिजन इज इलास्टिक, there are two dimension collision, but collision is elastic. So using conservation of momentum, what we can write बच्चे, this can be written as mu1 vector equal to mv1 vector plus mv2 vector. हम लिख सकते कर दो, ये लिख सकते हैं बच्चे, कैन बी राइट दिस वन, यस we can take the m common. थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, और कोई तो रिस्पॉन्स करेगा नहीं, सब सो रहे हैं, एंड दिस विल बी योर u1 वेक्टर, एंड दिस इज योर v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, दिस इज इक्वेशन लेट्स से 1. ओके, नाउ यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बच्चे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर लगाएंगे तो लेट्स सी हियर, तो या इनिशियल कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यू कैन सी फ्रॉम हियर, कंजर्वेशन ऑफ दैट इज काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग. सो काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी योर हाफ mu1 square, and this is stationary, u2 is 0, we have discussed earlier, and this is half mv1 square plus half mv2 square. So mm will be cancelled out, this will be your u1 square is equal to v1 square plus v2 square. We can write the second equation. Is it clear? बच्चे क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. अब देखिए, आप लोग बोल नहीं रहे हो, मुझे पता है कोई ये लिखा है कि सर यहाँ पे हमने ये वेक्टर फॉर्म में क्यों लिख दिया, यहाँ पे तो टू डायमेंशनल कंपोनेंट में आपने हमें थीटा उटा बताया था, थीटा उटा के टर्म में बताया था, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस बताया था, आप तो डायरेक्ट लिख दिए है ना बच्चे, लेकिन आप लोग पूछोगे नहीं, जब पूछोगे नहीं तो लेकिन मैं सोच रहा हूँ बता दूं. तो बच्चे देखो, ये v1 वेक्टर लिखा है, ये v1 वेक्टर का ही कंपोनेंट होता था अलोंग दिस एक्सिस और अलोंग दिस एक्सिस. तो अगर चाहे आप वेक्टर फॉर्म में लिखिए, चाहे स्केलर फॉर्म में लिखेंगे, तो आपको cos थीटा कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, अगर वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे तो ये चलेगा बच्चे. तो बच्चे इक्वेशन 1 जो आया है उसी का डॉट प्रोडक्ट ले लें, या सेल्फ प्रोडक्ट, टेकिंग सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख दिया मैंने, प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1. तो सेल्फ प्रोडक्ट लेंगे बच्चे तो ये क्या हो जाएगा, u1 वेक्टर डॉट u1 वेक्टर इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर
प्लस v2 वेक्टर। लिख सकते हैं बच्चे ऐसा। अगर बच्चे इसको लिखेंगे, ये देखिए u1 और u1 कितने डिग्री पे हैं, 0 डिग्री पे, सो दिस विल बी u1 स्क्वायर। अब बच्चे यहां डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, v1 डॉट v1, तो ये हो जाएगा बच्चे क्या, v1 स्क्वायर। फिर बच्चे v1 डॉट v2, सो दिस विल बी v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर। और फिर बच्चे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी योर v2 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर। और फिर ये देखेंगे बच्चे तो ये क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर। अब यहां से फिर से बच्चे इसको सॉल्व किया जाए, दिस इज u1 स्क्वायर और दिस विल बी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। और बच्चे अगर इसको देखा जाए, v1 v2 है, तो डॉट प्रोडक्ट अगर लेंगे तो v1 v2 देख लीजिए, मान लीजिए इनके बीच का जो ये एंगल है बच्चे, v1 और v2 के बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है, एंड दैट थीटा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चे v1 v2 को लिख सकते हैं v1 v2 cos थीटा, और v2 v1 को भी यही चीज लिख सकते हैं बच्चे, क्या, v1 v2 cos थीटा। अब बच्चे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकेंड से बच्चे u1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो ये लिख सकते हैं बच्चे v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर u1 स्क्वायर की जगह, और ये हो गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चे v1 v2 2v1 v2 cos थीटा हो जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी कैंसिल आउट। It means what, 2v1 v2 cos theta is equal to क्या बच्चे 0, and this will be possible when theta is equal to क्या हो जाए बच्चे 90। होगा कि नहीं होगा बताइए, हाँ जी, theta 90, it means what, if theta is 90 then theta होगा, yes, theta is nothing, it's θ1 plus θ2 is equal to 90, or they have already given θ2 is equal to 37 degree. So θ1 will be your 90 minus 37, that is 53 डिग्री। बोलिए क्लियर है, θ1 ही तो फाइंड करना था ना बच्चे। तो समटाइम्स यही क्वेश्चन बच्चे कैसे आता है पता है, यही क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि प्रूव दैट दिस एंगल दे आर मेकिंग, दे आर एट अ 90 डिग्री। ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है बच्चे कि आप प्रूव करिए कि ये जो कोलिजन होगा, 2 डायमेंशन कोलिजन अगर इक्वल मासेस के बीच हो रहा है और दोनों जो है एक मूव कर रहा है, एक स्टेशनरी है, मतलब ये क्वेश्चन मैं लिखवा देता हूं फिर करवा देता हूं, तो दैट विल बी मोर क्लियर टू यू। ओके ओके, लेट्स सी इट, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज प्रूव दैट 2 equal masses, one at rest and other moving collides to rest body या rest body, and then moves in 2 dimension perpendicular to each other, मतलब आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें उनको क्या प्रूव कर देना है, परपेंडिकुलर। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे क्या है, इक्वल मासेस हैं और कोलाइड्स, ये इलास्टिकली कोलाइड जरूर लिखिएगा, इलास्टिकली कोलाइड कर जाती है बच्चे, तो हमें ये प्रूव करना है कि वो आप 2 डायमेंशन कोलिजन, 2 डायमेंशन में जब जाएंगी दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सॉल्यूशन देखिए, अगर आपको कभी आ गया तो आप कैसे लिखेंगे बच्चे, सॉल्यूशन, लेट्स से masses are m1 is equal to m2 is equal to m, okay, and m लिखिए m, and m1 is moving with velocity v1, u1 से मूव कर रहा है बच्चे, ओके, दिस इज मूविंग विथ u1, एंड m2 इज एट रेस्ट। m2 किस पे है बच्चे, रेस्ट पे है। तो अगर m2 रेस्ट पे है बच्चे, तो वी कैन सी द कंडीशंस, एंड
after collision, they are making angle theta 1 and theta 2 as shown in figure. So let's see it. This is your m1. This is moving with velocity. You can say, we have already said that this is moving with velocity u1. This m1 is equal to nothing, it's m. And there is another object, that is m2, which is also equal to m, but it is at rest. Whenever they collide with each other, elastically collide with each other, then this is moving in this direction. This m1 is moving in this direction with velocity v1 vector, and another is moving here. Here it is moving. So it is moving with velocity v2 vector, and this is m2. And we have to prove that the angle between these two are 90. So let's say we are assuming that this is basically theta 1 and this is basically theta 2. Okay, so we have to prove that theta 1 plus theta 2 is equal to 90 degrees. This has to be proved. Okay, so how we can prove this? So let's see. So whatever method we have adopted in the previous question में जैसे बच्चे किया था, first we'll use the conservation of momentum for elastic collision, and then we'll use conservation of kinetic energy for elastic collision, और फिर equations जो बनेंगी बच्चे उसको we'll solve. Okay, so using conservation of momentum, so what we can write, this is, let's say, vector. So this will be your mu1 vector, initial momentum, that is before collision, and the momentum of this object, this second object, will be 0, and the momentum of these will be mv1 vector plus mv2 vector, and we can just take common m and we can cancel out, so it will become u1 vector is equal to v1 vector plus v2 vector. This is equation first. Now using the conservation of energy, using conservation of kinetic energy, using conservation of K, kinetic energy. So the kinetic energy, initial kinetic energy, is your half mu1 square, and this will final, before, after collision, it will become half mv1 square plus half mv2 square. So you can just simplify, means you can take half m from this side, then right hand side, from left hand side, these will be cancelled out, and you will get equation like this: un square is equal to v1 square plus v2 square. This is our second equation, you can say. Okay, so what we have to prove? We have to prove theta 1 plus theta 2 is equal to 90 degree. So we can assume here, let's say, angle between v1 and v2 are, v1 and v2 is theta. हम assume कर लेंगे बच्चे, और क्या लिखेंगे? Taking self product of equation 1. So whenever you will take self product, so this will be u1 dot u1, and this will be your v1 plus v2 vector dot of this v1 plus v2 vector. So whenever you will perform the dot product, it will be your u1 square, and this will be your v1 square plus v1 vector dot v2 vector plus v2 vector dot v1 vector twice of v2 square. Whenever you will solve this, you will get here, what you will get? u1 square is equal to v1 square plus v2 square, and this will be, once again, whenever you will solve, this will be your 2v1 v2 cos theta, because a dot b is equal to ab cos theta. So this can be easily solved. So from second you can see
this u1 square is equal to v1 square plus v2 square, and this will be your v1 square plus v2 square is equal to v1 square plus v2 square plus 2v1 v2 cos theta. So this is going to be cancelled out, and the cos theta means you can write like this: 2v1 v2 cos theta is equal to 0. It means theta is equal to 90 degree. It means what, bache? They are going to perpendicular to each other. Means these will be perpendicular to each other. Means v1 and v2 are going to perpendicular to each other. This was the question. You know, sometimes it is asked in this manner. So you need to practice these type of question. Otherwise, you know, whenever you will try to just see the question and you will just forget this question, and whenever this will come in examination, the page will be blurred, and you will be remembering certain things that is written on the page, but not the facts. Okay, so this is the basically concept. Is there any doubt to anyone? कोई doubt है बच्चे किसी को? Yes? No, sir. No doubt? Are you sure about this? No, sir. No, sir. Okay, let's come to the one more question that we are going to discuss. This is basically NCERT question. Okay, this is one of the good question. Okay, so coming to that, the question is in a nuclear reactor, in a nuclear reactor, a neutron of high speed, a neutron of high speed और हाई स्पीड टिपिकली जो स्पीड दिया गया है बच्चे, टिपिकली 10⁷ मीटर पर सेकेंड, इतना स्पीड होता है. मस्ट बी स्लोड डाउन, इसको बच्चे स्लो करना है, स्लो डाउन. और कितनी स्पीड कर देना बच्चे? 10⁻³ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, स्लो डाउन टू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, so that it can have high probability of interacting with isotope 235 uranium 235 and causing it to fission बच्चे इसका फिजन करवाना है. ठीक है ना, causing it to fission, so that हमें क्या करना है बच्चे? so करना है, so that a neutron can lose most of its kinetic energy in an elastic collision में most of energy ये लॉस कर देगा बच्चे with light nucleus of deuterium. ओके, जब इससे बच्चे ड्यूटेरियम से टकराएगा तो ये मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देगा बच्चे? लॉस कर देगा. और कार्बन which has a mass of only which has mass of only a few times of the neutron mass, few times of neutron mass. The material
बच्चे अब ये देखिए, ये कभी कभी यही क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन में क्या है बेसिकली कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें एक न्यूट्रॉन है बच्चे, जो हाई स्पीड से जा रहा है टिपिकली, मतलब स्पीड उसकी जो दी हुई 10⁻7 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और उसको कितने पे स्लो करना है बच्चे, 10⁻3 मीटर पर सेकंड पे ले आना है अगर तो। और इसका अगर ऐसा हो जाएगा बच्चे, तो ये स्लो इलेक्ट्रॉन यूरेनियम 32 से जाके हिट करेगा और इसका फिजन हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें शो क्या करना है बच्चे कि जब न्यूट्रॉन, आप कह रहे हैं कि जब न्यूट्रॉन, मोस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी उस न्यूट्रॉन की तब लॉस हो जाती है जब ये इलास्टिक कोलिजन करता है किससे बच्चे, न्यूट्रियम या कार्बन की जो रॉड होती है, ग्रेफाइट रॉड होती है ना, या ड्यूटेरियम से कोलाइड करता है तब ये लूज कर देता है, या फिर कार्बन से कोलाइड करता है तब ये लूज करता है, जिसका मास जो है कुछ ही टाइम्स होता है न्यूट्रॉन के। ओके, या फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है बच्चे, ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे पूछ लिया जाता है, और sometimes this question is asked in this manner, a body of mass m at rest is struck by a moving body of mass small m. Prove that, हमें प्रूव क्या करना है बच्चे, प्रूव दैट फ्रैक्शन ऑफ initial KE of mass is transferred to struck body is, कितना मास ट्रांसफर होगा बच्चे, ये कह रहे हैं 4m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर। ओके, 4m कैपिटल M, हाँ 4m कैपिटल M, ये इन एन इलास्टिक कोलिजन। अब बच्चे देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन किया है अभी, आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था ना बच्चे, अभी इस टाइप का क्वेश्चन एक क्या किया था कि मान लीजिए कि एक m मास की बॉडी है, दूसरी x टाइम है, वो रेस्ट पे है, पहली बॉडी आती है, इससे टकराती है, तो कितना अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगा, इसमें प्रूव करने के लिए कह दे रहे हैं, और इसमें आपका सेम वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है बच्चे। ठीक है, यही मान लेंगे कि मास ऑफ न्यूट्रॉन m है और मास ऑफ टारगेट न्यूक्लियस जो है बच्चे, वो मान लेंगे बच्चे कैपिटल M है, तो पहले की वेलोसिटी u मान लेंगे, दूसरे की वेलोसिटी रेस्ट पे मान लेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे इसका सोल्यूशन देखते हैं बच्चे कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, है ना। सोल्यूशन, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन बच्चे मैं टच कर रहा हूं, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे। तो लेट क्या करेंगे, हाँ, तो m1 को आप लिख सकते हैं बच्चे मास ऑफ न्यूट्रॉन जा रहा है बच्चे, मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसको m कह दें बच्चे, और फिर बच्चे m2 को क्या कहते हैं, मास ऑफ टारगेट न्यूक्लियस, जिससे ये टकराएगा बच्चे, टारगेट न्यूक्लियस, और ये जो टारगेट न्यूक्लियस है उसका मास हम कैपिटल M मान लेते हैं। अब ये जो मूव कर रहा है बच्चे, इसको फिगर से समझ सकते हैं कि u1 की वेलोसिटी u मान लेते हैं, और u2 की वेलोसिटी जो है बच्चे 0, मतलब जो कैपिटल M है, जो हैवी न्यूक्लियाई है, वो रेस्ट पे है। फिगर बनाया जाए बच्चे, अगर मैं ये कह रहा हूं, ये कहानी यूं हो गई कि स्मॉल m हो गया बच्चे, और ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, u1 वेलोसिटी से जा रहा है, और ये क्या हो गया बच्चे, है ना, लग रहा है ना कि टारगेट न्यूक्लियाई है, कैपिटल M, और ये रेस्ट पे है, कैपिटल M, और u2 की वैल्यू क्या है बच्चे, 0 है। यही तो है ना कहानी। अब ये कह रहे हैं हमें शो करना है कि काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसफर होगी, वो जो लिखा हुआ है 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कितना, कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर, यही करना है ना बच्चे, यही प्रूव करना। लेट्स सी, प्रूव करते हैं बच्चे। तो बच्चे वी नो फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, अगर ये कोलिजन करेंगे, कोलिजन किए
अगर कोलिजन किए बच्चे तो ये जरा समझिए इस चीज को। कोलिजन करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये V1 है, स्मॉल m हो गया, और ये कैपिटल M है, ये V2 हो गया। तो V2 कितना हो जाएगा, V2 को लिखना है तो वी नो V2 को फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ते आए हैं 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये u1 प्लस m2 माइनस -m2 और m1 प्लस m2 इंटू u2, यही पढ़ते आए हैं ना बच्चे। V2 तो बच्चे Yes, sir. वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा जरा देखिए। V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2m1 की जगह m और u1 की जगह क्या रख दें बच्चे u, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो हो जाएगा। दिस टर्म विल बी जीरो, सो दिस इज V2। ओके, सो दिस विल बी द V2, दिस इज V2। अब बच्चे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देख लिया जाए, इसका कितना हो जाएगा, इनिशियल के कितना हो जाएगा बच्चे, हाफ m u स्क्वायर, यही होगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बच्चे, बताइए। यस सर। अच्छा, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चे, फाइनल के इसको की आई, हाफ कैपिटल M, हाँ हाफ कैपिटल M, गुड, और V2 स्क्वायर लिखते हैं बच्चे, हाँ हाफ कैपिटल M और V2 स्क्वायर, V2 की वैल्यू हमने निकाला है बच्चे, ये कितना हो जाएगा, 2mu अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस होल स्क्वायर। बोलिए होगा कि नहीं होगा। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, ये कितना हो जाएगा, हाफ, और ये हो गया कितना बच्चे, कैपिटल M, और ये हो जाएगा स्मॉल m स्क्वायर, और 4 टाइम्स ऑफ u स्क्वायर अपॉन m प्लस m का होल स्क्वायर। बोलिए होगा कि नहीं होगा, है ना। अब ये कह रहे हैं बच्चे, यहां देखिए, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर, कितना ट्रांसफर होगा, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर, कितना ट्रांसफर हो जाएगा बच्चे, ये जरा देखते हैं। कितना ट्रांसफर बच्चे, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है kF माइनस KI, कितना फ्रैक्शन, परसेंटेज नहीं पूछा, अभी फ्रैक्शन पूछा है, कितना मतलब इनिशियल का कितने टाइम्स, तो kF की वैल्यू रख दिया जाए यहां से, हाफ कैपिटल M स्क्वायर 4u स्क्वायर अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर अपॉन हाफ स्मॉल m u स्क्वायर। बोलिए बच्चे होगा कि नहीं होगा। अच्छा, इसमें काट पीट लिया जाए, हाफ mu स्क्वायर तो पूरा का पूरा जाएगा बच्चे, ये देखिए ये गया, ये गया, बचा कितना, kf अपॉन KI, फ्रैक्शन जो देखिए कितना आया, ये तो वो गायब हो गया, बचा कितना, 4 स्मॉल m, 4m, हाँ कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था, यही प्रूव करना था ना बच्चे। हाँ जी। अब देखिए, अब ये तो हमने ये प्रूव कर दिया, लेकिन फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चे कि ये जो था, ये न्यूट्रॉन था, क्या था ये, न्यूट्रॉन, और इसकी वेलोसिटी क्या थी, u थी, और ये जो बैठा हुआ था यहाँ पे ये ड्यूटेरियम था, इसका मास अगर मान लीजिए न्यूट्रॉन का मास m मान लेंगे तो ड्यूटेरियम का मास जो होता है इसके जस्ट डबल 2m हो जाता है, ठीक। अब बच्चे ये तो है रेस्ट पे, तो बस इसमें हम वैल्यू रख दें बच्चे, है ना, सब कुछ तो हो गया हमारा। मतलब क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, kf अपॉन KI 4m, इसका m कर दे, कैपिटल M क्या कर देंगे बच्चे, ट्वाइस ऑफ m कर दे, और अपॉन में कितना बच्चे, कैपिटल M कर देंगे, कैपिटल M ये 2m हो गया, इसका होल स्क्वायर। जरा सॉल्व कर लिया जाए बच्चे, kf अपॉन KI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8m स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, 8/9
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे? 0.9 हो जाएगा। बोलिए। हाँ जी, किसी को कोई डाउट? देखिए पहले 0.9 हुआ कि नहीं हुआ? सो गए सारे लोग? हेलो, जाग रहे हैं। देख रहे हैं सर, देख रहे हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइए। ये फॉर ड्यूटेरियम है। अगर यही चीज अब पूछ लेगा किसके लिए बच्चे? यही ड्यूटेरियम के लिए है। यही चीज कार्बन के लिए पूछ लेगा तो इस 2m की जगह आप क्या रख देंगे बच्चे? यू विल पुट हियर दी 6m, क्योंकि जब मास ऑफ कार्बन होता है बच्चे, वो सॉरी 12m, एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास 12m हो जाता है, न्यूट्रॉन के 12 टाइम्स हो जाता है बच्चे। इज इट क्लियर? मतलब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट फॉर कार्बन, अगर कार्बन से टकराएगा बच्चे तो क्या हो जाएगा? ये हो गया न्यूट्रॉन, जिसका मास m है, वेलोसिटी u है, और ये क्या हो गया? ये रेस्ट पे है ना, तो इसका मास 12m, कार्बन है ये, और ये रेस्ट पे है, U2 = 0। तो अगर इसका फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसको कितना ट्रांसफर होगा बच्चे? KF1KI। तो इसमें देख लीजिए बच्चे कितना हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था? 4m अपॉन M प्लस m का होल स्क्वायर, है ना? बताइए, इससे निकाल सकते हैं? तो भाई M की वैल्यू 12m है और m की वैल्यू m है। वी कैन पुट द वैल्यू हियर, KF KI, और क्या हो जाएगा बच्चे? 4m M 12m, और ये स्क्वायर कर दिए जी बच्चे, मतलब ये ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 13m², और इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा आप निकाल सकते हैं। इट विल बी योर 12m² कैंसिल हो जाएगा, 48/169, यही होगा ना बच्चे? 12 4 जा 48 एंड 13 का स्क्वायर 169 एंड m² कैंसिल। हाँ, ये विल बी 0.284 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। इसका मतलब दिस मच एनर्जी इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड। अब ट्रांसफर का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कि मतलब जब न्यूट्रॉन टकराएगा तो अगर ये कार्बन जो भागेगा वो किस वेलोसिटी से जाएगा बच्चे? जो भी उसकी वेलोसिटी रहेगी u रहेगी, तो इसमें से उसको केवल 28% उसका मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। अगर मास बढ़ जाता है तो उसको पूरी वेलोसिटी ट्रांसफर नहीं होती है। अगर जब इक्वल मास होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है बच्चे, तो पूरी की पूरी एनर्जी क्या हो जाती है बच्चे? 100% एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है कि नहीं होती है? बोलिए बोलिए बच्चे। यस सर। ओके, तो ये बच्चे हम लोगों ने लगभग जो अच्छे क्वेश्चंस इसमें बनते थे हम लोगों ने कर लिया, है ना? सारी चीजें क्लियर है इसमें, या किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? स्टिल हमने जो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनते थे इसमें वी हैव डिस्कस्ड। ओके, तो इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहेगा यू मे आस्क एट एनी टाइम। सो लेट्स हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन द नेक्स्ट क्लास। सो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चे, वी हैव टू स्टार्ट द सेंटर ऑफ मास, दैट इज योर यू कैन से द रोटेशनल मोशन, है ना? हम लोग को रोटेशनल मोशन के बारे में, मतलब पार्टिकल का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चे, सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ना है। तो सेंटर ऑफ मास के बारे में हम लोग जो सीबीएसई ने रिड्यूस सिलेबस रखा है उसी को हम लोग कवर करेंगे बच्चे। तो फर्स्ट विल सी कि ये सेंटर ऑफ मास होता क्या है और उसका मींस हाइपोथेसिस कैसे ये हाइपोथेटिकल होता है, इसको हाइपोथेटिकल कहते हैं बच्चे, सेंटर ऑफ मास। अच्छा, आपको क्या लगता है सेंटर ऑफ मास पोजीशन होता होगा कि मास होता होगा? यस, सेंटर ऑफ मास क्या होता होगा, पोजीशन या क्या होता होगा बच्चे? हाँ जी, पोजीशन होता है कि मास होता है? हाँ जी, हाँ सेंटर ऑफ मास बच्चे पोजीशन ही होता है, मास नहीं होता है। सेंटर ऑफ मास जब डिस्कस करेंगे, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे।
Okay, तो आपको कंफ्यूज कर दिए सर। you should be very confident about your answer, है ना। हमारा तो काम ये है कि आपको मतलब अगर कोई ऐसे पूछे इस तरह से तो आप कॉन्फिडेंट रहिए ना, आपका कॉन्फिडेंट हाई रहना चाहिए। ओके, सो we'll be discussing these things in a next class. So that's it for today, and I will upload this video by the evening, and you can enjoy the video. Okay, and you can just go through the each and every question we have discussed. Okay, so that's it for today. Okay, thank you for your patience. Thank you, sir.